एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ सर्किट थ्योरी का यूनिट 2। ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 कवर किया हुआ था और उससे पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे वो हम लोगों ने देखा था। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप जा करके हमारे प्लेस से देखिए, वहां पर मैंने पूरा एक एक चीज अच्छे से कवर किया हुआ है बेसिक्स का। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर या फिर ऑलरेडी पास आउट होकर प्रिपरेशन करें, प्लीज आप लोग अच्छे से लेक्चर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एई, जेई या एसएससी जेई, ये सारे एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं ये एडवाइस आप लोगों को करूंगी कि आपको इस सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट का बेसिक होता है। तो आज हम ये देखिए, बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी वीडियो और वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स है वो सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंच सके। और किसी स्टूडेंट को लगता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और कंसेप्ट क्लियर करना है, बुक अगर परचेज करनी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारा पेड कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, किसी स्टूडेंट को अगर परचेज करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और हमारा ऑलरेडी यूपी RVUNL का जेई का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो ये ग्राफी में होगा, मैंने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को। तो आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 10 रुपीज का है। 10 डेज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो प्लीज रजिस्टर करना ना भूलें और आगे हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 डिस्कशन कराना चाहती हूँ। यूनिट 2 में मैंने बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भी देते रहती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक्स का क्वेश्चन दिया था, बहुत कम स्टूडेंट आंसर करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप आंसर देंगे, इवन आप लोगों को सेशन में भी आंसर दिया है, मैं देखती हूँ किसी का भी आंसर नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, प्लीज आप लोग आंसर दिया करिए। एक बार मैं ब्रीफ में आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों से पूछा था कि एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो बताए नहीं। अर्ग होता है हमारा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मैंने ये पूछा था कि जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है करंट का, किसका? सीजीएस यूनिट होता है करंट का, वो क्या होता है? तो वो होता है, देखिए, बायोट, BIOT। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमने तो बस एम्पियर पढ़ा हुआ है, हमने कभी बायोट नहीं सुना। तो अगर आप लोगों को सीजीएस यूनिट बोलता है, सीजीएस मतलब वो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा जो क्वांटिटी है उसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। और करंट का होता है बायोट। अब जो हमारा बायोट रहता है, 1 बायोट की वैल्यू होती है वो 10 एम्पियर के बराबर होती है। समझ में आया? तो ये हमारा है सीजीएस यूनिट करंट का। अगर आप लोगों को एसआई यूनिट बोलता बच्चा, तो एसआई यूनिट हमारा एम्पियर्स होता। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा पोटेंशियल का या फिर वोल्टेज का, तो पोटेंशियल हमारा है स्केलर क्वांटिटी। क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये तो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था। और एक और चीज पूछा था कि 1 इंटरनेशनल ओम के किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 इंटरनेशनल ओम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1.00049 ओम के बराबर होता है। 1.00000 है, ये याद रखना है, 49 ओम। और ये क्वेश्चन आप लोगों के DMR से क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये सारा डेटा है, प्लीज आपको कहीं पर इसको नोट डाउन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसका यूनिट मैंने अर्ग, कैलोरी सब कुछ बताया हुआ है मेरी बेसिक क्लास में, तो प्लीज आप लोग बेसिक क्लास जाकर के देखिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा यूनिट 2। तो आज के यूनिट में हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ, नोड, ब्रांचेस, लूप्स, किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम दोनों लॉस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। फिर आता है हमारा रेजिस्टर, सीरीज रेजिस्टर एंड पैरेलल रेजिस्टर, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, स्टार डेल्टा कन्वर्जन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो ओम्स लॉ आता है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ओम्स लॉ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ V = IR हमारा ओम्स लॉ है।
तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर से भी बढ़कर कुछ है ओम्स लॉ, उसमें डिस्कशन बहुत सारी चीजों का होता है। तो आज का आप हेडिंग डालिए ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा यूनिट 2। हेडिंग डालिए ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। फिर V इज इक्वल टू आई आर जस्ट एक ओम्स लॉ नहीं है, उससे रिलेटेड डेटा आप लोगों को लिखना है। ओम्स लॉ का अगर हम नॉर्मली देखिए डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन देखिए ओम्स लॉ का, तो ये जो हमारे जॉर्ज ओम नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने इसको ओम्स लॉ को दिया हुआ था। इसमें इन्होंने अगर डेफिनेशन वाइज जाऊं तो देखिए डेफिनेशन क्या बोला था, द वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, मान लीजिए कोई इंटरव्यू आप लोग का होता है बेसिक का, तो उसमें अगर आपने ये डेफिनेशन बोल दिया तो वो 50% करेक्ट होगा और उसके लिए वो मार्क्स आपके काट सकते हैं। क्यों 50% हमारा ये करेक्ट होगा? क्योंकि ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। ओम्स लॉ ये जरूर है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बट ये कंडीशन होती है हमारी कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, वो हो सकता है टेम्परेचर, वो हो सकता है प्रेशर, और भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। इसको क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन करिए, कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं इसको हटाऊं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो यही हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो आप लोगों को बोलेगा कि करेक्ट फॉर्म कौन सा है, तो करेक्ट फॉर्म ये दोनों ही है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तो होता ही है बच्चा, उसके साथ ही साथ V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर ये R हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है हमारा R, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इन सबका डायमेंशन मैं आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था मैंने। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, और ये हमारा क्या है, ये करंट को रोकता है। तो ये क्या है, एक ऑपोजिशन है, इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, इसकी यूनिट होती है ओम्स। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोगों को समझना है। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R, अब इसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I, और ये हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है V। तो अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा है स्टैटिक रेजिस्टेंस या फिर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी R की वैल्यू फिक्स्ड है, इसे हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस या फिर कांस्टेंट रेजिस्टेंस या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर उसी दूसरी तरफ मैं डायग्राम कुछ इस तरीके का ड्रॉ करूं, देखिए ये हमारा है R, इसके अक्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है I और वोल्टेज डेवलप हो रहा है V। बट आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एरो का साइन दे दिया गया है। एक्स्ट्रा एरो का साइन का मतलब ये होता है कि ये जो R है वो क्या है, वेरिएबल नेचर का है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, अगर आप लोगों को कहीं रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई दे, तीन टर्मिनल वाला, तो इसे हम कहते हैं 3 टर्मिनल, ये पोटेंशियोमीटर, हम इसे कहेंगे ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट देखते हैं तो वहां पढ़ते हैं, या फिर इसे हम पॉट भी कहते हैं। तो पॉट क्या है, पॉट हमारा एक रेजिस्टेंस ही है, जो इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कम ज्यादा करके वोल्टेज को बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरली लैब वगैरह में यूज करते होंगे, आपने देखा होगा। और ये 3 टर्मिनल का है, इसे हम कहते हैं पॉट। समझ में आया? तो ये अभी आप नोट करिए रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, फिर मैं और ज्यादा बात करूंगी आप लोगों के ओम्स लॉ के रिगार्डिंग में कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियोमीटर। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं,
कि कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट। ये आप अगर नोट कर लिए होंगे तो देखिए, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम वगैरह दे रहे हैं या फिर आप कोई कन्वेंशनल पेपर दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेंस वगैरह का, तब आप लोगों को डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लिखना रहता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को जो मेन पॉइंट है वो समझना चाहिए। अब देखिए टेम्परेचर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बच्चा बात आती है कैपिटल टी की, तो टेम्परेचर के साथ मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में बताया था कि टेम्परेचर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। तो हम बोलेंगे आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये फैक्ट है कि नहीं। और हमने देखा था आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी। तो हमने देखा था कि जब हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो हमारा जब हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी वेरी होगा, तो डिपेंडेंट है। अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ, इफ टेम्परेचर चेंजेस, तो हमारा क्या है V इज इक्वल टू आई आर हमारा क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा R वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा तो R वेरी करेगा, तो ये हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो ओम्स लॉ है नोट पॉइंट 1 में लिखिए, नोट पॉइंट 1 में लिखिए, क्योंकि बिकॉज ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मतलब इसका क्या है कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन लीनियर एलिमेंट। यहाँ पर आप नोट पॉइंट लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड या फिर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट, जितने भी हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट हैं उस पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3-4 आप पॉइंट लिखिए पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में। तो ये आई थिंक आप लोगों को ओम्स लॉ के रिगार्डिंग इतना चीज क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना होता है। प्लीज आप इसे फटाफट नोट करिए। अब आ जाता है हमारा लीनियर के बारे में, ठीक है। तो लीनियर के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है लीनियर एलिमेंट के लिए। तो जैसे आप पढ़ते हैं लीनियर एलिमेंट के बारे में, कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ते थे हम लीनियर एलिमेंट के बारे में, हम ये पढ़ते थे कि y इज इक्वल टू एम एक्स अगर है, y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब ये है, जब आप मैथ पढ़े होंगे, ये हमारा y है, मतलब y एक्सिस में ये y है, x एक्सिस में ये x रखे हैं, तो जो हमारा m होता था बच्चा वो क्या होता था, स्लोप होता था। तो अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। और इसका जो स्लोप रहता है वो m है। मैम स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ये हमारा होता है y बाई एक्स, क्या होता है y बाई एक्स, जो भी क्वांटिटी y उस अपॉन में x करेंगे तो ये स्लोप होगा। और ये क्या होता है हमारा tan थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने थीटा एंगल लिया है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यही क्या है, यही हमारा है स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा स्लोप ही है, टेंजेंट। तो अब अगर मैं देखिए ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर, ये भी तो इसी फॉर्मेट में है, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, देखिए बच्चा, अगर मैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, ये हमारा v हो गया, ये हमारा i हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। थीटा एंगल अगर बना रहे हैं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा r, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लीनियर एलिमेंट। अब यहाँ से अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालना रहा तो y बाई एक्स मतलब v अपॉन में i, v अपॉन में i ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, r होगा। तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू r या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में g। तो ये किसी भी फॉर्मेट से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का पूरा डेफिनेशन। तो ये लीनियरली वैलिड है। अब मैं नॉन लीनियर क्या होता है आप सोच रहे होंगे, है ना। तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, लीनियर एलिमेंट की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर एलिमेंट है। नेक्स्ट अब डालिए नॉन लीनियर एलिमेंट और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ओम्स लॉ का एक्सेप्शन क्या है।
तो हम ये कहेंगे सेकंड जो हमारा आ रहा है वो है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है? सबसे पहले तो ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, यहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई हमारा मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोज ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसे हम कहेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट है। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है तो भी हमारा नॉन लीनियर है। अगर हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है मान लीजिए कुछ इस तरीके का, तो ये हमारा नॉन लीनियर है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लीनियरिटी को फॉलो करता है, जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल हैं या फिर डिवाइसेस हैं, उसे आप नोट करिए और इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिए, क्योंकि ओम्स लॉ का अगर क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि किस किस के लिए वैलिड नहीं है। तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है डायोड के लिए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है ट्रांजिस्टर के लिए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है वैक्यूम ट्यूब के लिए, ठीक है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिफ्थ ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है लाइट बल्ब्स के लिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेट्रा करके आप डाल सकते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल है वो मैंने लिखा हुआ है और इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन ओम्स लॉ से पूछे जाते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये नोट करिए, नॉन लीनियरिटी करिए, ये रेजिस्टेंस करिए, लीनियर करिए, सब कुछ करिए। अब आ जाता है आप लोगों का कुछ और कंसेप्ट रिगार्डिंग द ओम्स लॉ। तो ये मैं रब कर दे रही हूँ बच्चा, ठीक है, ये रब कर दे रही हूँ मैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में करिए, अदरवाइज मैं ये रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पढ़ें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आता है हमारा कुछ और कंसेप्ट, ठीक है। तो ओम्स लॉ तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्या इसका इक्वेशन है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताती हूँ, इसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करने वाले हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंसेप्ट, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला हमारा देखिए आता है फर्स्ट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पता है मुझे, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है तो उसे ये समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट सर्किट, तो अभी अभी मैंने देखिए एक हेल्दी नेटवर्क ड्रॉ करती हूँ जो मैंने किया था यहाँ पर। ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक नेटवर्क है जिसे मैं NW लिख रही हूँ। इसके अक्रॉस में करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है और वोल्टेज डेवलप हो रहा है बच्चा V। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक हेल्दी नेटवर्क है, ठीक है, हेल्दी नेटवर्क है। लेकिन वहीं पर मैं एक और नेटवर्क ड्रॉ करूं, एक और नेटवर्क ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए ये चीज आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी अभी बताया कि R हमारा क्या है, R हमारा वेरी करता है। वेरी करता है मतलब ये है कि R की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, R की वैल्यू स्टार्टिंग हो सकती है 0 से, नेगेटिव नहीं होता है रेजिस्टेंस, तो 0 ओम हो सकता है, 10 ओम हो सकता है, 12 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मेगा ओम्स में जा करके जाते जाते हमारी बहुत वैल्यू कवर करेगी। तो अगर हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यू देखिए, एक्सट्रीम कहने का मतलब है कि इसका शुरुआत वाली वैल्यू और लास्ट वाली तक देखूं तो हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा 0 ओम से लेकर के इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा। 0 ओम एंड इन्फिनिटी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करती हूँ, R इक्वल टू 0 मैं लेती हूँ, मान लीजिए R इक्वल टू मैं 0 कंसिडर करती हूँ, मैंने R इक्वल टू 0 कंसिडर किया है। तो अभी अभी हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I इंटू R की वैल्यू मैंने 0 रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आएगा वो 0 वोल्ट आ गया। तो ये 0 वोल्ट आया किसकी वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से। वोल्ट 0 होने का मतलब क्या है कि शॉर्ट हो गया है, ठीक है, शॉर्ट हो गया है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 डॉट से, मतलब एक सॉलिड लाइन है, ये दोनों आपस में चिपक गए हैं, सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं और ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस हो गया है 0। रेजिस्टेंस हो गया है 0।
लेकिन वहां का करंट जीरो नहीं होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर पोटेंशियल V इक्वल टू जीरो आ चुका है, लेकिन इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा, तो ISC कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ISC कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पर विल हैव सर्टेन वैल्यू, ISC विल हैव सर्टेन वैल्यू, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं देखिए कहूँ कि R इक्वल टू जीरो है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, जीरो कहने का मतलब उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल हो गया कम, तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो करंट हमेशा फॉलो करता है, करंट ऑलवेज फॉलोज शॉर्ट सर्किट पाथ। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पाथ या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। एक नोट पॉइंट में आप चीज लिखिए, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को करंट फॉलो करता है, क्योंकि जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि करंट विल ऑलवेज फॉलो दी शॉर्ट सर्किट पाथ या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। ये हो गया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारा अगर R इक्वल टू जीरो है तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ का हमारा क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, सर्टेन वैल्यू। तो ये हमारा पूरा कंडीशन हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट का, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम क्वेश्चन में जब देखेंगे, अप्लाई करेंगे कि अगर हम सीरीज पैरेलल लेते हैं शॉर्ट सर्किट के साथ रेजिस्टेंस तो क्या होगा, तो वो हमारा सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट है। ये पूरा कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट का, प्लीज इसे आप नोट डाउन करिए। ओके, तो ये हमारा हो गया वोल्टेज जीरो वोल्ट, मतलब कुछ नहीं, वहां का वोल्टेज जीरो हो गया, शॉर्ट हो गया, आपस में दोनों चिपक गए हैं वायर। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन सर्किट की कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंसेप्ट आप डालिए और नोट डाउन करिए जो चीज मैं बता रही हूं आप लोगों को। नेक्स्ट आपको डालना है सेकंड, ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट्स। ओपन सर्किट कंसेप्ट, तो अभी मैंने हेल्दी आप लोगों को एक फिगर बताया था, हेल्दी नेटवर्क बनाया था। अब मैंने देखिए जीरो ओम का रेजिस्टेंस तो कंसिडर कर लिया एक्सट्रीम, जो हमारी सेकेंड रेजिस्टेंस आती है वो होती है हमारी इन्फिनिटी। तो एक बार हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, एक बार हम इन्फिनिटी कंसिडर कर रहे हैं। अब बताइए V इज इक्वल टू आई आर अगर हमारा होता है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर R की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, तो हमें यहाँ पर लिमिट का यूज करना पड़ेगा, जिसे मैं कहूंगी लिमिट R टेंड टू इन्फिनिटी V अपॉन में R। समझ में आया, V अपॉन में R। अगर मैं यहां से पुट कर देती हूँ R इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अपॉन में इन्फिनिटी करूं मैं तो वो हमेशा जीरो देगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो, अपॉन में इन्फिनिटी करने से जीरो आंसर देगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर है जीरो। मतलब यहाँ पर हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू 0 एम्पियर है। जीरो मतलब वहां का जो हमारा सर्किट था वो हो गया है ओपन, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक ओपन सर्किट का करंट होता है 0 एम्पियर। ये हमारा नेटवर्क था और हमारा ये हो गया है ओपन। ठीक है, ये हो गया है ओपन। इससे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था I इज इक्वल टू, ये है 0 एम्पियर, यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो है इन्फिनाइट ओम, और यहाँ इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है इसको हम बोलते हैं VOC। तो वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा करंट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से जीरो हो रहा है, ना कि वोल्टेज की वजह से जीरो। तो हम ये कहेंगे VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब आप थेवेनिन वगैरह निकालते हैं थ्योरम, तो उसमें हम निकालते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। इट कैन हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एनी वैल्यू। और यहाँ पर R इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये सारा हमारा कंसेप्ट होता है ओपन सर्किट का। तो आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, उसमें R की वैल्यू क्या होती है, इसमें R की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट में एक नोट पॉइंट आप लोगों को ओम्स लॉ के रिगार्डिंग ये भी लिखना है। लिखिए, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बताइए भी जरूर कि पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। हेडिंग डालिए नोट पॉइंट में। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पॉइंट फॉर्म क्या है, नोट पॉइंट पॉइंट फॉर्म ऑफ
ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म क्या होता है? तो देखिए जो पॉइंट फॉर्म होता है वो जब हम फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लिखते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये हमारा है पॉइंट फॉर्म। तो ये भी करेक्ट है, ये भी एक ओम्स लॉ ही है हमारा, लेकिन क्या है, ये हमारा पॉइंट फॉर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो प्रीवियस क्लास में सिग्मा पढ़ा था लेकिन जे और ई नहीं पढ़ा है। तो पहला हमारा है जे। कैपिटल जे को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन में ए। अब करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया हमारा क्या होता है? अगर हम मीटर ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा एरिया। तो अगर मैं जे का यूनिट बोलूं तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा यूनिट। समझ में आओ गया? डेफिनेशन ये हो गया हमारा, यूनिट हो गया। अब सेकंड आता है कंडक्टिविटी। तो मैंने वैसे ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि कंडक्टिविटी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हमारा जो कंडक्टिविटी होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो मैक्सिमम करंट पास करवा सके। और ये होता क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट मैंने देखा था ओम मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सिग्मा का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू मो पर मीटर। तो ये सारा इसका कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कैपिटल ई। तो देखिए कैपिटल ई शायद आप लोगों के लिए नया होगा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितना इंटेंसिव वो फील्ड है। क्योंकि जब हम क्या रखते हैं, हमारा आसपास का जो चार्ज होता है कंडक्टर, तो उसके आसपास में हमारा क्या हो जाता है? एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे अगर हम मैग्नेट का जब एक्सपेरिमेंट करते थे बच्चों बचपन में, तो उसके आसपास का एरिया क्या होता था? मैग्नेटाइज हो जाता था। तो हम कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पास आसपास का भी एरिया क्या हो जाएगा? एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका अगर मैं टेक्निकली डेफिनेशन देखूं तो ये होता है वोल्ट या फिर वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं V अपॉन में D, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वोल्टेज वहां डेवलप हो रहा है, इसे हम कहते हैं कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा E अपॉन में D। और ये हमारा क्या है? ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो E के बारे में आप लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉइंट्स फॉर्म है ओम्स लॉ का। तो अगर आप लोगों को ये भी डेफिनेशन बोलता है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा ओम्स लॉ का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि V इज इक्वल टू आई या रट के चले गए, लेकिन उसके बाहर का अगर ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया तो नहीं बन पाएगा। तो एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब मैं इसे रब कर दे रही हूँ, तो प्लीज इसे आप नोट डाउन करके अच्छे से समझिए। यहाँ पर आपको JEA किसी के बारे में भी कुछ भी डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो स्टार्ट होता है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है एंड लूप क्या होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, डेफिनेशन तो बताऊंगी ही, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, अगर मैं नोड की बात करूं तो फर्स्ट हमारा आता है नोड। नोड अगर मैं बोलूं डेफिनेशन वाइज बोलूं, अभी मैं आप एग्जांपल भी बताऊंगी, तो ये होता है, देखिए, इट इज अ कनेक्शन, नोड इज अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर ब्रांचेस। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। मतलब अगर जहां भी 2 या 2 से अधिक ब्रांच मीट करते हैं उसे हम कहते हैं नोड, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट से। ये अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये आप समझ जाइएगा एक नोड है। लेकिन उसके बाद मैम ब्रांच क्या होता है?
तो ब्रांच क्या होता है, डेफिनेशन वाइज मैं बोलूँ तो देखिए ब्रांच हमारा होता है एक टू टर्मिनल एलिमेंट है। क्या है, टू टर्मिनल एलिमेंट है। समझ में आया, एक टू टर्मिनल एलिमेंट कहने का मतलब क्या, अब आप जब ये डायग्राम देखेंगे तो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नोड क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ, वोल्टेज सोर्स, मान लीजिए 5 वोल्ट का। एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर रही हूँ 2 ओम का, और एक और यहाँ रेजिस्टेंस में ले रही हूँ 5 ओम का, एक और रेजिस्टेंस में ले रही हूँ 3 ओम का। ये रैंडमली मैंने लिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और एक मैं करंट सोर्स ले रही हूँ 10 एम्पियर का। तो एक ये डायग्राम मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ। अब ये देखिए कि ब्रांच क्या होता है। मैंने कहा कि इट इज अ टू टर्मिनल एलिमेंट। मतलब क्या है टू टर्मिनल, ये एक हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा एक ब्रांच हो गया, ये हमारा एक ब्रांच हो गया, ये हमारा एक ब्रांच हो गया, और ये एक 2 ओम वाला हो गया, एक 5 वोल्ट वाला हो गया। तो अगर इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्रांच बोलने रहते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें 5 ब्रांचेस हैं। कैसे, एक हमारा 5 वोल्ट वाला, एक हमारा 10 एम्पियर वाला, और 3 हमारा रेजिस्टर वाला। तो 3 हमारे रेजिस्टर्स हैं। तो इसमें ब्रांच कितने हैं बच्चा, ब्रांच हमारा है 5। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस। अब नोड क्या होता है, देखिए नोड गिनना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। नोड क्या है, अगर मैं बोलूँ ये हमारा नोड है, ये भी हमारा नोड है, ये भी हमारा, लेकिन ये क्या है, ये तीनों ही एक ही नोड है। क्यों एक ही नोड है, अभी अभी मैंने आप लोगों को शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस 0 है, मतलब यहाँ का वोल्टेज 0 है, मतलब सेम पोटेंशियल पे है ये, और ये भी सेम पोटेंशियल पे है। तो अगर मान लीजिए नोड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये एक ही नोड है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा एक दूसरा नोड है, तो इसे हम कहेंगे बी नोड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, लेकिन ये वायर से, एक ही वायर से कनेक्टेड है। देखिए इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये पोटेंशियल भी सेम है, ये भी सेम है। तो अगर सेम होगा तो ये सारे शॉर्टेड हैं, तो इसे हम कहेंगे एक ही नोड है, जिसे हम सी मार्क कर ले रहे हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से, ए, बी और सी। अब इसमें लूप कितने हैं, देखिए लूप तो बहुत सारे हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद 2 को कंसिडर करेंगे। तो लूप मतलब क्या है कि उसमें से क्लोज्ड हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लूप। लूप हमारा जिससे करंट फ्लो हो सके, करंट फ्लो हो सके। लूप तो समझ रहे हैं, ये एक हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया, तो हम इसे कहेंगे क्लोज्ड पाथ, जिससे हमारा करंट फ्लो हो, तो हम ये कहेंगे लूप है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को नोट पॉइंट लिखिए। नोड, ब्रांच और हमारा लूप में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसे हम लूप को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला लूप निकालने का। तो ये स्मॉल बी भी हो सकता है, कई बार बी माइनस एन प्लस 1 लिखा रहता है किसी किसी बुक में, किसी बुक में कैपिटल से रिप्रेजेंट करता है, तो बी माइनस एन प्लस 1 होता है। ये लूप निकालने का है। तो ये सारा एक ही फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन में बता रही हूँ कि कई बुक में कैपिटल से लिखा रहता है, कई बुक में स्मॉल से लिखा रहता है, कई बुक में मिक्स से लिखा रहता है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। अब अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ, मान लीजिए उसमें मुझे लूप निकालना है, क्योंकि हम काउंट करके भी देखेंगे, क्रॉस वेरीफाई करके भी देखेंगे कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला सच है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो अभी हमने निकाला है ब्रांच, ब्रांच कितना निकाला है, 5 निकाला है। नोड हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो इसके हिसाब से हमारा जो लूप होगा वो क्या हो जाएगा, b माइनस एन प्लस 1, मतलब l इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा लूप क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 लूप हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 लूप, 1 2 3। तो यहाँ से हमारा ये है। अब आप सोच रहे हैं मैम लूप तो और भी ज्यादा है, तो ये हमारा है फॉर्मूला इंडिपेंडेंट लूप निकालने का। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, क्योंकि लूप तो ये भी होता है 1 2 3, उसके अलावा ये बड़ा वाला, फिर उसके अलावा ये वाला, और ऐसे करके बहुत सारे। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट लूप का, मतलब उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट है मतलब अलग अलग है, उसके अंदर कोई लूप और नहीं आएगा। तो ये आप नोट पॉइंट पे लिखिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप का फॉर्मूला होता है b माइनस एन प्लस 1।
अब आप लोगों के क्वेश्चन में चाहे तो लूप दे दे, चाहे तो नोड दे दे, ब्रांच पूछ ले, या फिर किसी भी एक को वेरिएबल 2 दे सकता है, एक आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप नोट करिए। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस एन प्लस 1। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर आ रहा है तो प्लीज आप लोग बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब नेक्स्ट आता है, देखिए इसी अगर मैं डायग्राम को अगर ऐसा बना दूं, मान लीजिए ये हमारा एक नोड है जो कि a है, a से b, तो हम a से b क्या कर रहे हैं, देखिए एक रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम का। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया b। अब ये जो हमारा c था उसके बीच में एक 5 वोल्ट कनेक्टेड है, तो हम कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट इस तरीके का, ये हो गया। अब अगर हम a से c के बीच में देखें, a से c के बीच में देखें तो 3 हमारे ब्रांचेस हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा है, देखिए एक हमारा 5 ओम का है, एक हमारा है 3 ओम का, और एक हमारा है 10 एम्पियर का करंट सोर्स। क्या है हमारा? 10 एम्पियर का करंट सोर्स। और ये नोड क्या है? ये नोड हमारा है C। तो अगर ये फिगर भी दिया रहे तो भी आपको ये समझना है कि ये फिगर और ये फिगर हमारा सेम है, ये दोनों इक्वल है, सेम फिगर है, ठीक है, किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारा हुआ नोड, ब्रांच एंड लूप का कंसेप्ट, और हमने लूप जो कैलकुलेट किया था वो इंडिपेंडेंट लूप है, ये समझना है। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को? अब होता है एक नेक्स्ट मैश। इसी में एक छोटा टर्म है मैश। मैश का मतलब क्या है? अगर मैं देखिए ये बोलूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारा कोई सर्किट है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, C, D, E, F। तो मैश और लूप ऐसा आप सुने ही होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मैश क्या है और लूप क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और ये एक आप लोगों के लिए सस्पेंस है। आप लोग इसे रीड करके आइएगा, मैश और लूप में डिफरेंस क्या है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसे चालू करूंगी। तो ये आज का पूरा लेक्चर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ओम्स लॉ के रिगार्डिंग में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, और ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी मैश और लूप का, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक एक चीज आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए ताकि आप लोग का एक कंसेप्ट अच्छे से बन पाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।